मॉर्निंग स्टूडेंट। सो केमिकल काइनेटिक अभी कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। सो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हम लोग 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करते हैं, केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी। सो केमिकल काइनेटिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी ग्राफ इन केमिकल काइनेटिक। बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्स में कई क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एम्स में इससे पूछा हुआ है। आईटी एडवांस में, आईटी मेन में, बोर्ड एग्जाम के लिए भी पढ़ना आपको। सो 12th क्लास का टॉपिक है, नीट के लिए पढ़ना है, मेडिकल के लिए, आईटी मेन और एडवांस के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं इसमें। ओके, सो आप प्लेलिस्ट देखा कीजिए। कई स्टूडेंट जस्ट ऐप पे भी मैसेज करते हैं, चाहे ये यूट्यूब पे मैसेज करते हैं, सर थर्ड वीडियो कब आएगा या केमिकल काइनेटिक का तीसरा वीडियो। आप तीसरे वीडियो अभी वेट कर रहे हैं ना, 11th वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आप स्लो पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट एकदम स्लो जस्ट 10 दिन में एक लेक्चर कंप्लीट करते हैं। कुछ स्टूडेंट मुझसे भी आगे रहते हैं, खूब तेज पढ़ते रहते हैं। सो अभी आप थर्ड वीडियो आप सर्च कर रहे हैं, यहाँ 11 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। 50% केमिकल काइनेटिक द फाइनल, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, molecularity of reaction, calculation of order from different 7 different method complete फाइनल हो चुका है। सो प्लीज प्ले लिस्ट को वॉच करिए। कोई भी टॉपिक पढ़ना हो आपको जो टॉपिक पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, आपको ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो आप प्ले लिस्ट को फॉलो कीजिए। लेक्चर वीडियो को आप देखते हैं कि आज मैंने क्या डाला, कल मेरा तो वर्क है, मैं तो डेली 4 to 5 वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे जैसे ही हैं, वो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट दिन भर लगता है तो एक वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो आप अगर स्लो स्टूडेंट हैं, प्लीज प्ले लिस्ट फॉलो कीजिए, उसमें देखते जाइए। आपको उस अकॉर्डिंग बना हुआ आपका कि लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, अभी थर्ड लेक्चर आप खोज रहे हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट आज न्यू लेक्चर 12 और इसमें हम लोग बात करेंगे कि एनर्जी ग्राफ इन केमिकल काइनेटिक। ओके, सो एनर्जी ग्राफ में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले ये पुराना फिगर सब लोग कॉपी में है, अभी ग्रेविटेशन में भी पढ़े हुए थे, यहां से भी सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिगर देखिए। फिगर मैंने इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना था इस फिगर में। ये एक रेफरेंस फिगर रहेगा, ये काइनेटिक का फिगर नहीं है, ये फिजिक्स का फिगर है। वर्क, पावर, एनर्जी उस टॉपिक का फिगर है। एक बार आप देखेंगे, सीखेंगे यहाँ फिर से फिगर। मैंने आपको डिस्कस किया था ये फिगर कि आप अर्थ, ये रेफरेंस लेवल बनाएंगे और अर्थ के रिस्पेक्ट में ये एक कर्व आप बना लें। मैं आपको डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर कोई एक बॉल रख रहे हैं, ये बॉल जो है, ये एक बॉल रखिए और इस पर कैपिटल H कर लीजिए। यहाँ इस बॉल का जो पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी हुआ mgh। और हाइट, ये हाइट देख रहे हैं, मैक्सिमम हाइट है, बहुत हाइट ऊपर है। मैक्सिमम हाइट होने के चलते ये एनर्जी जो हो गया वो हाई एनर्जी। और एनर्जी जब हाई है तो ये सिस्टम लेस स्टेबल होगा। ऐसे सिस्टम जो ये पोजीशन पे बॉल है, लेस स्टेबल होगा। आप बॉल को हल्का सा भी डिस्प्लेस करेंगे, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे, बॉल सीधे ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे गिर जाएगा और रिटर्न नहीं होगा। ये बॉल जस्ट एक बार बॉल ऐसे नीचे गिरा तो गिरते नीचे चला जाएगा, वापस नहीं जा सकता ये। सो हम लोग पढ़े हुए हैं कि हाई एनर्जी सिस्टम हाईली अनस्टेबल सिस्टम होता है। ये ग्राफ कई बार आप पढ़े हुए, तो ये ग्राफ को मैं यहां भी जरूरत है मुझे, क्योंकि एनर्जी प्लॉट दिखाने के लिए आपको स्टेबिलिटी जानना है। अगर हाई एनर्जी है बॉल का, हाई एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी है, तो ये लेस स्टेबल पोजीशन होता है, वो लेस स्टेबल पोजीशन कहिएगा। बट अगर यही कर्व मैं ऐसे बना दूं, इस टाइप से कर्व बना दूं, ऐसे कर्व बनाऊं, ये अर्थ रखूं और यहाँ पे एक मैं बॉल ऐसे यहाँ पे रख दूं और बॉल रख करके ये स्मॉल एच हमें करना। जैसे स्मॉल एच करिएगा, यहाँ पे एनर्जी m और g और h, mgh। यहां देख रहे हैं कि एनर्जी का वैल्यू क्या है आपका, लो। ये काफी हाइट पे है और ये एनर्जी क्या है, लो। और जिस सिस्टम का भी एनर्जी लो रहता है, जो भी सिस्टम है, बॉल है,
ठीक है, या रिएक्शन है, ह्यूमन बीइंग है आपका, जो भी एनर्जी लेस स्टेबल, जो लो एनर्जी रहेगा, वो साइंस में कहलाएगा मोस्ट स्टेबल। ये मोस्ट स्टेबल सिस्टम होता है। आप बॉल को आप देख लीजिए, बॉल को हल्का सा भी अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं, ऐसे चाहे इधर डिस्प्लेस करेंगे चाहे ऐसे डिस्प्लेस करेंगे, तो वो रिटर्न आ जाएगा, वो वापस रिटर्न आना ही है, ये बॉल आपका रिटर्न आ जाएगा। इस बॉल को आप डिस्प्लेस कर लीजिए, इस बॉल को डिस्प्लेस करिएगा तो एक बार नीचे गिरेगा तो गिरता चला जाएगा, कभी रिटर्न नहीं होगा। जबकि ये बॉल है, ये बॉल मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल में आप ऑसिलेट भी कर दीजिएगा, फाइनली रिटर्न होके इसी पोजीशन पे आएगा, ये इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस लौट आता है। तो ये इसको बोलते हैं मोस्ट स्टेबल सिस्टम, इसको बोलते हैं लेस स्टेबल सिस्टम। ये बॉल के लिए भी है, केमिस्ट्री के रिएक्शन के लिए भी है, ऑर्गेनिक का रिएक्शन होगा, इनऑर्गेनिक का रिएक्शन होगा, सबके लिए एप्लीकेबल है। सो ये सिंपल सा आपको एक कॉन्सेप्ट रखना है कि अगर हाई एनर्जी सिस्टम इज द लेस स्टेबल, लो एनर्जी सिस्टम इज द मोस्ट स्टेबल सिस्टम में एनीथिंग, मे बी रिएक्टेंट, मे बी प्रोडक्ट, फिजिक्स का बॉल या ह्यूमन नेचर। आप ह्यूमन नेचर भी यहां आप रिलेट कर सकते हैं। सम ह्यूमन बीइंग, कुछ पर्सन जो होते हैं, जैसे ये आप दोनों यहां फिगर बॉल की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, यहां ह्यूमन बीइंग भी ले सकते हैं। मैं एग्जाम्पल पहले बताते रहता हूं कि अगर ह्यूमन बीइंग है, यहां कोई आदमी है और इस आदमी का हाई एनर्जी का मतलब वो काफी गुस्सा करने वाला आदमी, दूसरों से लड़ते रहता, ठीक है, हमेशा फाइटिंग मूड में रहेगा, ठीक है, लड़ाई करते रहेगा। तो लड़ाई करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होता है, लो होता है। जैसे गुस्सा हो रहा है, वो गुस्सा होगा, उसका बीपी बढ़ेगा तो डिजीज आना शुरू कर जाता है बॉडी में। इंटरनली भी वीक रहेगा और एक्सटर्नली भी वीक, सोसाइटी में भी उसको लोग रिजेक्ट कर देगा। लेस स्टेबल होगा, इंटरनल बॉडी भी उसको रिजेक्ट कर देगा, बॉडी के चलते डिजीज आ जाएगा उसके अंदर गुस्से के चलते। सो ये ऐसे सिस्टम जो होते हैं लेस स्टेबल सिस्टम। ये हाई एनर्जी में लेस स्टेबल होता है। और लो एनर्जी एकदम शांत ब्रेन, क्रिएटिव ब्रेन, मोस्ट स्टेबल, इंटरनली भी अंदर से भी मजबूत रहेगा, एक्सटर्नली भी। सोसाइटी में सब लोग उसको लव करते हैं, ऐसे लोगों को सब लोग जस्ट लाइक करते हैं। तो इंटरनली एक्सटर्नली मोस्ट स्टेबल, दोनों फील्ड में स्टेबल रहेगा। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। बॉल हो, रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो, ह्यूमन नेचर हो। आप एज ए स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एकदम क्रिएटिव ब्रेन होते हैं, क्लास में देखते हैं एकदम शांत रहेंगे, वो शांत ब्रेन लगते हैं एवरेज है, बट जैसे टेस्ट का रिजल्ट आता है तो टेस्ट में देखते हैं कि वो टॉप कर जाता है, 1 to 10 के अंदर ला देते हैं। हर संडे टेस्ट होता है, टेस्ट में देखते हैं एकदम खूब अच्छा रैंक लाएंगे। तो लोग बोलते हैं क्रिएटिव ब्रेन है, ज़्यादा गप सप नहीं करता लोग, एकदम कम बोलेगा, लोग शांत रहता है, अपना वर्क करेगा, खूब वर्क करता है। और वीकेंड में जब टेस्ट होता है संडे को, तो टेस्ट में बेस्ट करना, ये लोग होते हैं शांत एकदम ब्रेन। कुछ लोग होते हैं एकदम क्लास में गप खाली केवल बातें करते रहना, ओवरऑल रिजल्ट एकदम 0, वर्क नहीं करते, सिर्फ बात करके साइंस पढ़ते। कुछ लोग एकदम शांत बोलते, एकदम शांत रहते, एकदम शांत रहेंगे, खूब स्टडी करते हैं, ठीक है, दिखेगा नहीं, लगेगा को कुछ नहीं, सिंपल स्टूडेंट, ठीक है, बट एकदम फास्ट एकदम वर्क करते हैं। और टेस्ट में आएगा तो टेस्ट में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक ऐसे लाते हैं लोग। तो ऐसे इस तरह से शांत ब्रेन, कम बोलना, क्रिएटिव वर्क करना, ठीक है, अपना काम खूब फास्ट करना, ठीक है, ये लोग होते हैं। सो ये हर जगह लगता है, फुटबॉल के लिए, रिएक्टेंट के लिए, ह्यूमन नेचर के लिए, एज ए स्टूडेंट, आप एज ए गुड स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट, सबके लिए ये लगता है आपको, ठीक है। मोस्ट स्टेबल, शांत ब्रेन, क्रिएटिव ब्रेन, मोस्ट स्टेबल, फाइटिंग ब्रेन, लड़ते रहना, झगड़ा करना, और लेस स्टेबल, दोनों साइड से, एक्सटर्नली भी सोसाइटी भी बाइकाट करता है और इंटरनली भी बॉडी भी आपको रिजेक्ट कर देता है। सो ये जनरल चीजें हैं, हम लोग कई बार पढ़े हुए हैं। अब इसको साइंस में, काइनेटिक में लगाना है। स्टार्ट करते हैं। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान है, बहुत इजी है, ये चीज़ें आप जानते हैं पहले से भी। मैं टर्म आपको डिफाइन कर दूंगा, बहुत सारे टर्म है इसमें, आपको
मैं लास्ट में, इसी लेक्चर के लास्ट में सारा डेफिनेशन बना दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्लस ग्राफ होगा, वो डिस्कस करना है। मान लीजिए कोई रिएक्टेंट ऐसे है ए और प्लस बी ऐसे हुआ, और यहाँ डेल्टा एच हीट इवॉल्व कर रहा है या हीट इवॉल्व कर रहा है। ऐसे रिएक्शन को साइंस में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां हीट इवॉल्व किया। यहां पे देखिए डेल्टा एच हीट इवॉल्व कर रहा है। एक्सोथर्मिक आप थर्मोकेमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हुए हैं, यहां से भी देख सकते हैं, यहां भी मैं डिस्कस कर दूंगा। सो एक्सोथर्मिक हीट इवॉल्व, ग्राफ सीखिए, ग्राफ आपको सीखना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन फंडामेंटल ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ ऐसे बनाना आपको। यहां पे कर लीजिएगा एनर्जी, इस साइड आप टाइम भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन का कोऑर्डिनेट भी लिखा रहता है, एग्जाम में दोनों लिखा रहेगा, टाइम या प्रोग्रेस लिखा रहता है और रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखा रहेगा। रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखा रहेगा, ठीक है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या टाइम लिखा रहेगा। आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो देखिए इसका ग्राफ ऐसे आप प्लॉट कीजिएगा, ऐसे प्लॉट करिएगा। बोलिएगा कि यहां बी बनेगा, यहां ए रहेगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये गैप को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच। जो ए और बी के बीच में जो गैप आया वो गैप को डेल्टा एच बोलते हैं, ठीक है। नाउ यहां पे बोलिएगा कि ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, ठीक है। ये इसको आप बोलना है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। आपको मैंने अभी समझाया कि अगर एनर्जी लो है, प्रोडक्ट का एनर्जी लो है, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। जो भी सिस्टम का एनर्जी लो रहेगा वो मोस्ट स्टेबल। यहां आपको एनर्जी लो देख रहा है प्रोडक्ट का, आप यहां पे जरूर लिखेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। और ये डेल्टा एच जो डाउन जा रहा है, ऐसे ग्राफ नीचे जाएगा और इस रिएक्शन को आप बोलेंगे कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा एच नीचे रहेगा तो एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट, सो एकदम छोटा छोटा प्लानिंग करिए, बहुत ज्यादा इजी है। सो अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्लान करेंगे, 20 ग्राफ पढ़ेंगे, एकदम इजी और बहुत चीज सीखने को आपको मिलेगा इस ग्राफ में। थर्ड, मान लीजिए अगर आप पी और क्यू ले रहे हैं, पी और क्यू रिएक्शन ले रहे हैं, और यहां पे अगर मैं माइनस डेल्टा एच कर दूं, ऐसे माइनस डेल्टा एच, तो ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक बोलते हैं। यहां हीट एब्जॉर्ब होगा, तो आप रिएक्शन लिख लीजिए हीट एब्जॉर्ब, यहां हीट एब्जॉर्ब रहेगा। मैं ग्राफ बनाता हूं, प्लीज नोट करेंगे आप। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन आप नोट करिए, यहां पे हीट जो है एब्जॉर्ब ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P प्लस डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं आप, सॉरी डेल्टा एच। ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, आप लिख लीजिए, मैं ग्राफ चेंज करता हूं उसमें। सो ये है आपका रिएक्टेंट P। देखिए रिएक्टेंट P रिएक्टेंट है और
क्यू यहां रहेगा, क्यू आपको यहां पे ऐसे बनाना है, क्यू को ऐसे बनाना है, और ये जो दोनों पी और क्यू के बीच में गैप रहेगा वो गैप को आपको बोल रहा है डेल्टा एच, ऐसे डेल्टा एच ये रहेगा आपको। ये रिएक्शन जो है आपका एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक, प्रोडक्ट ऊपर चला गया तो प्रोडक्ट ऊपर गया तो यहां पे आप लिखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको बनाना है और इससे आप इस पॉइंट को मार्क करेंगे, ये है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो गया। सो प्रोडक्ट का एनर्जी देखिए हाई, प्रोडक्ट देखिए हाँ, प्रोडक्ट का हाई एनर्जी, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हाई एनर्जी एनी सिस्टम का, बॉल का, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, ह्यूमन का। सो हाई एनर्जी, यहां देख रहे हैं हाई एनर्जी का मतलब लेस स्टेबल प्रोडक्ट। ड्राइंग करिए, आप फिगर ड्रॉ करिए। अभी बहुत सारा चीज़ है, 20 ग्राफ है, बट बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी। सो नोट करेंगे आप। सो नेक्स्ट पॉइंट है द फोर्थ पॉइंट, और डिटेल में ग्राफ को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये तो एंडोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। ग्राफ पहचानने के लिए आता है, वो एंडोथर्मिक कब होगा, एक्सोथर्मिक कैसा है, ग्राफ देख के आपको पहचानना है। ये काफी आसान है आपका। फोर्थ, बहुत सारी चीजें सीखना है बट एकदम इजी। फोर्थ देखिए आप, हम लोग बात करें ग्राफ एक्सोथर्मिक, कोई भी एक एक्सोथर्मिक ग्राफ ले लीजिए, उसका और डिटेल में स्टडी करते हैं। कि आप मान लीजिए कोई एक ग्राफ आप ले लें एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैं एनर्जी और यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट और ये एनर्जी का हम लोग प्लॉट कर देते हैं। आप पढ़ लिए, आप समझिए। आपने ग्राफ प्लॉट किया एक्सोथर्मिक के लिए ऐसे, आप स्ट्रेट लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, वो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कर करके ऐसे बना सकते हैं। ये प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट, ए टू बी ऐसे बना सकते हैं, ए और बी। या प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी कर सकते हैं, यहां रिएक्टेंट कर लीजिए, ये प्रोडक्ट कर लीजिए। सो ग्राफ देखिए रिएक्टेंट से नीचे रहना चाहिए, ये ग्राफ इस लेवल से नीचे रहेगा, ऐसे इस लेवल से ऐसे नीचे रहेगा, यहां से नीचे ग्राफ रखना है। नीचे रखिएगा तो वो एक्सोथर्मिक आएगा, ठीक है। यहां देखिए ये R4, R हम लोग बात करें, R रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं, ये रिएक्टेंट के लिए। P जो है वो P हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, P4 प्रोडक्ट, ठीक है। नो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए यहाँ पे, यहाँ जो आप बैठेंगे, इस जगह जो रहता है, इस जगह हम लोग बात मैकेनिज्म में मैं दिखाऊंगा, यहाँ TS बोला जाता है, TS, इस जगह TS बोलते हैं। वो पिक पे जो बैठता है उसको ट्रांजिशन स्टेट, कुछ लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है मैं काइनेमेटिक ऑफ रिएक्शन में डिस्कस करूंगा, मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप TS लिख लेंगे, इस जगह पे जो रहेगा ये TS, या इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। सो ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट हुआ TS, ट्रांजिशन स्टेट। या आप इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, यहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी लिखा रहता है कि यहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सो ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, TS लिखेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, यहां से यहां का जो एनर्जी लगता है, यहां से यहां जाने का जो एनर्जी लगेगा, ये रिएक्टेंट टू द पिक पॉइंट, वो हाईएस्ट पॉइंट तक जाना है, उसको साइंस में हमें पढ़ना है एक्टिवेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जैसे ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट को एक्टिवेट करना, वो यहां तक पहुंचेगा तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। ये गैप को डेल्टा एच बोलते हैं, यहाँ का जो गैप है वो डेल्टा एच कहलाएगा। ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो गैप हुआ वो डेल्टा एच, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी, EA एक्टिवेशन एनर्जी। मैं डिफिनेशन लास्ट में लिख दूंगा। रिएक्टेंट को एक्टिवेट करके ट्रांजिशन स्टेट तक जो लाना है, वो एनर्जी को हम लोग साइंस में EA जो बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी।
बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं एक्टिवेशन एनर्जी पे, और भी ग्राफ हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, मैं डिस्कस करूंगा। मैं इस ग्राफ कंप्लीट होता है तो मैं उसको डिफाइन कर दूंगा। अभी आप ग्राफ पे फोकस करेंगे कि ये रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नीचे, प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्टेंट को यहां तक जाने से पहले यहां आपको टीएस ट्रांजिशन स्टेट तक जाना पड़ता है। ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहां से यहां जाने को जो एनर्जी लगेगा उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा और डिटेल में आप अच्छे से सीखिए। देखिए इसको इस तरह से आपको समझना है। देखिए इसको ऐसे समझिए। ये टाइम आप लिख सकते हैं, या टाइम है या आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखा रहता है, रिएक्शन का कोऑर्डिनेट है, और आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये एनर्जी लेवल है। ऐसे अब ऐसे समझिए, इस तरह से समझिए, ठीक है। आप ऐसे ऐसे ले लीजिए। सो ये है रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, और ये एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी, जो हम लोग डिस्कस किए एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे आप अपने आप को फील करिए, जैसे एज अ स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, ऐसे फील करिए। आप अपने आप को ऐसे समझिए कि आप रिएक्टेंट हैं, आप रिएक्टेंट हैं। अभी का जो फेज है, अभी जस्ट आप जो पढ़ रहे हैं, अभी आप कॉपी पेन लेके अपने घर में पढ़ रहे हैं, अभी आपका जो फेज है अभी रिएक्टेंट फेज, अभी रिएक्टेंट फेज है। आप जस्ट समझिए कि आप यहाँ पे हैं, अभी आपका ये फेज रिएक्टेंट। अब आप सोचिए, ठीक है, आप सोचिए ऐसे कि जस्ट जीरो क्लास होता है, आप जो बोलते हैं जस्ट नर्सरी से जो स्कूल जाते हैं, LKG UKG से जो आप स्कूल जाना शुरू करते हैं, ठीक है, वहां से लेकर के ये 10th क्लास तक, आप सोचिए कि जो यहां से लेकर के 10th क्लास तक आपने जितना एनर्जी लगाया है, जितना आपने अभी तक बुक पढ़ा है, जितना वर्क किया है आपने, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना आपने बुक पढ़ा हुआ, ठीक है, उसके डबल एनर्जी लगाना आपको, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब आप ये जो इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं, ये जो पॉइंट है, ये ट्रांजिशन स्टेट, आपके लाइफ का ट्रांजिशन स्टेट है। मान लीजिए आपको IIT तक जाना है, या आप मेडिकल स्टूडेंट हैं और एम्स में जाना है आपको, तो ये जो आपका ये साइंस का, यही साइंस का ट्रांजिशन स्टेट है, आपके लाइफ का ट्रांजिशन स्टेट हो गया। अभी घर पे जो आप पढ़ रहे हैं, आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं, आप लिख रहे हैं, अभी जो आपका फेज है वो अभी फेज एज ए रिएक्टेंट। और आपने जो एनर्जी, जो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप जीरो से LKG UKG से अभी तक जो 10 साल का जो आपने एनर्जी यूज किया है, 10 साल आपने जो बुक पढ़ा है, उसके डबल पढ़ना। ये जो 12th क्लास है, जो 10th एंड 12th क्लास का, ये 10th से लेकर के 12th क्लास, ये जो 2 साल आप पढ़ रहे हैं, 11th एंड 12th क्लास, ये 11th एंड जो 12th क्लास जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो उसका सिलेबस एम्स के लिए, स्पेशली एम्स IT के लिए, IT मेन के लिए, वो जो सिलेबस है, ये जो 10 साल का सिलेबस है उसके डबल है। और आपको वर्क भी इतना ही करना है। यही तो है एक्टिवेशन एनर्जी, यही तो साइंस का बोला था एक्टिवेशन एनर्जी। खूब हाई, खूब एक्टिवेट करना होता, बहुत पढ़ना होता। ये एक्टिवेशन एनर्जी 10 घंटे 12 घंटे का एवरेज टाइम पीरियड होता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी 12-12 घंटे आपको पढ़ना होगा। ये जितना आपने 10 साल पढ़ा है उससे डबल 2 साल से पढ़ना। आपके घर में बुक भी होगा तो आप चेक कर लीजिए, LKG UKG का बुक लेकर के 1 2 3 से 10 तक का जो बुक एक तरफ वेट करिएगा, और 11 12 का बुक वेट भी करेंगे तब भी वो डबल आएगा। सिलेबस भी डबल है, हार्ड वर्क भी उतना ही करना है। नहीं, जब बहुत ज़्यादा आप खूब वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा, तो ये आपके लाइफ का ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। IT गया तो 4 साल का ट्रांजिशन स्टेट हुआ, एम्स में चले गए तो 5 साल का हो गया, ठीक है। एंड देन फाइनली जब आप यहाँ से निकलेंगे, और निकलने के बाद ये आपका लाइफ का जो बोलते हैं द बेस्ट फेज निकलेगा यहाँ पे आपका। ये आप यहाँ बैठेंगे और मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जो होगा, आप जो बनेंगे एज ए बिग बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट डॉक्टर बनेंगे, ये आपके लाइफ का मोस्ट स्टेबल फेज होगा। और मोस्ट स्टेबल आपका एनर्जी नीचे होगा, आप एकदम क्रेडिट पर्सन बनेंगे,
ठीक है, एकदम शांत ब्रेन रहेगा आपका, एंड आप एक्सेस एनर्जी, यही तो है मनी, इसी को एनर्जी का मतलब ये मनी होता है, ये मनी रिलीज करेगा, ये मनी रिलीज करता है, ऐसा बोलते हैं एनर्जी रिलीज, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज करता है। तो आपको अगर यहाँ तक जाना है, अभी जो आपका तो फेज अभी यहाँ है, अभी जो पढ़ रहे हैं घर पे, आप जो स्टडी कर रहे हैं इस फेज पे, जो आप 10 साल जो एफर्ट किए हैं, 10 साल आप खूब पढ़े हैं मन लगा के, उससे आपको डबल एफर्ट करना है सिर्फ 2 साल के अंदर। यही 2 साल जो 10th 11th 12th में जो सिलेबस भी है, कोर्स भी है, और टाइम भी आपको उससे डबल देना है, 10 साल, और इधर खूब एफर्ट करना है। एक्सेस, यही तो बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिव करना। आप अपने बॉडी को एक्टिव रखिए, 12-14 घंटे के लिए ट्रेन रखिए एकदम कि हमें इतना पढ़ना है, देन तब जाके आप यहाँ पहुँच पाएंगे, आईडी और एम्स तक पहुँचेंगे। वो ट्रांजिशन स्टेट, वो आपका प्रोडक्ट नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट आपके 100 ईयर का जो लाइफ का, जो आपका 0 से लेकर 100 ईयर तक जो आपको सर्वाइव करना है, उसके लिए ये 4 साल और 5 साल का ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन फेज है कि जो वहाँ रहना है, एंड देन वहाँ से जब निकलेंगे एंड प्रोडक्ट में आएंगे तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेगा। ये है डेल्टा एच एनर्जी रिलीज करना। तो ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन को जस्ट अपने से रिलेट करिए, जस्ट ह्यूमन नेचर से रिलेट करिए कि आप जस्ट 10th क्लास तक जितना पढ़े उससे डबल सिलेबस भी है, डबल एफर्ट भी लगाना है, खूब आपको पढ़ना है। देन लाइफ में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा, और उस ट्रांजिशन स्टेट के बाद जब आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट में मतलब आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, देन आपका लाइफ मोस्ट स्टेबल होगा। और ये डेल्टा एच एनर्जी रिलीज करेगा, मनी रिलीज करेगा। ओके, सो ये है 1 स्टेप रिएक्शन, इसको बोलते हैं 1 स्टेप, सिर्फ 1 स्टेप रिएक्शन। सो 1 स्टेप रिएक्शन, सो इसको आप बोलना है 1 स्टेप एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो 1 स्टेप एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो बेस्ट आपको डॉक्टर, बेस्ट इंजीनियर बनने के लिए 12-14 घंटे पढ़ना पड़ता है डेली, 2 साल तक, तब जाके आपका बॉडी में एक्टिवेशन आता है कि एक्टिव बनते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, देन प्रोडक्ट में डॉक्टर एंड इंजीनियर में कन्वर्ट करते हैं। ये 1 स्टेप है। सेम रिएक्शन कई बार आपको 2 स्टेप्स में फॉलो करना है, तो आप नोट करते रहेंगे, मैं 2 स्टेप रिएक्शन में ड्राइंग करता हूँ आपको। सो नेक्स्ट, अगर आप मैकेनिज्म फॉलो करना चाहें, 2 स्टेप्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो ऑर्गेनिक में भी यूज होगा और कैनेडिक में भी पढ़ना आपका, और यहाँ से भी सीखिए। जो आप एज ए स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब जानना है, और जनरल नॉलेज भी आपको सीखिए यहाँ पे, अगर आप 2 स्टेप्स फॉलो करना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये टाइम, ये एक्सेस जो है टाइम एक्सेस रहता है, और मैंने आपको बताया रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी लिखा रहता है यहाँ पे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो हो गया, अमाउंट आप कह सकते हैं, और इस साइड आप कर लीजिए एनर्जी। देखिए जैसा आपने अपने लाइफ को प्लान किया कि हमें 2 स्टेप्स में लाइफ को जस्ट स्टडी करना है या मैनेज करना है, 2 स्टेप्स में, मीनिंग समझिए, इसका मतलब समझिए। जैसे ये मैं आपको एक ग्राफ बना रहा हूँ, मान लिया ऐसे ग्राफ बनाया, और ऐसे ग्राफ इस तरह से किया, और फिर ऐसे मैंने ग्राफ बनाया, और यहाँ पे ऐसे कर लिया। ये प्लानिंग उनके लिए है जिन्होंने लाइफ को 2 स्टेप्स का प्लानिंग किया है। 2 स्टेप्स का मतलब जैसे आप बहुत छोटे क्लास में आते हैं, आप 10th क्लास करके मेरे क्लास में बैठते हैं, मैं देखता हूँ बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, एकदम 15 ईयर 16 ईयर के आप किड्स हैं, समझिए, एकदम छोटे बच्चे हैं। सो आप एज ए स्टूडेंट आप यहाँ पे हैं, एज ए रिएक्टेंट आप यहाँ हैं, आप एज ए रिएक्टेंट, सोचिए कि एज ए रिएक्टेंट आप यहाँ जस्ट क्लास आए, आप 10th पास किए, और 10th पास करने के बाद ऐसे यहाँ आए, ठीक है। खूब एफर्ट करना है, खूब मेहनत करना है। मैंने आपको बताया कि अभी तक जो आप 0 से लेके ये 10th क्लास तक जो एनर्जी, जितना वर्क किया है, जितना आपने हार्ड वर्क किया है, उससे कहीं ज़्यादा, तो कहीं ज़्यादा क्या, डबल, उससे डबल अमाउंट आप खूब वर्क किए, बहुत सारा वर्क किए, और बहुत ज़्यादा आप एफर्ट कर करके ये खूब हाई एक्टिवेशन एनर्जी। इस स्टेप को बोलते हैं E1, फर्स्ट स्टेप। ये है फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप आपका लाइफ का, ये फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप।
फर्स्ट स्टेप खूब एक्सेस वर्क किए, बहुत हार्ड वर्क किए और हार्ड वर्क करके आप यहाँ तक पहुँच गए। मान लिया आप आईटी तक पहुँच गए, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो एम्स तक आप पहुँच गए, आपका यहाँ तक पहुँचे। पहुँचने के बाद देखिए कई स्टूडेंट का प्लानिंग होता है, कई बच्चे लोग ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं कि बस मैं आईटी में गया, अब आईटी में पहुँच गया, चलिए अब मुझे जस्ट जॉब करना है, जॉब करके मनी अर्न करना है। ये इसको बोलते हैं वन स्टेप प्लानिंग। आपने लाइफ को वन स्टेप में प्लान किया। सब जैसे आप बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं क्लास में पढ़ने के लिए, जस्ट 10th पास किए, 16 साल एज ही रहा और जस्ट खूब हार्ड, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे लोग, तो हार्ड वर्क करते करते यहाँ तक पहुँच गए, आईटी तक। आईटी पहुँचे, जस्ट 2 साल 12 किए, 18 साल हुआ, 18 साल में आईटी में चले गए, एम्स में चले गए, बहुत कम, 4 साल बाद में 22 ईयर का तो एज ही रहता। तो वो लोग क्या करते हैं, लाइफ को सेकंड स्टेप प्लानिंग करते हैं। सेकंड स्टेप प्लानिंग में इसमें बोला जाता है कि ये वो स्टूडेंट जो है वो जस्ट आईटी से निकले, आईटी से निकले जॉब नहीं करते, जॉब छोड़ दे, बोले कि नहीं मुझे जॉब नहीं करना है, या जॉब किए भी तो 1-8 साल जॉब बस मनी कलेक्ट करने के लिए किए कि थोड़ा बैंक बैलेंस बन जाए, एंड देन उसके बाद वो स्टूडेंट यहाँ से आने के बाद जस्ट यहाँ बोलते हैं कि ये इंटरमीडिएट फेज, इसको इंटरमीडिएट फेज बोलते हैं। यहाँ के बाद वो लोग प्लान करेंगे कि एक स्टेप और चलना है, जैसे आईटी, आईटी से भी अच्छा होता है आईएम, मैनेजमेंट, अहमदाबाद, कलकत्ता, बैंगलोर, बेस्ट कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज। तो कई स्टूडेंट जो बच्चे बहुत छोटे, 22 ईयर बहुत कम एज होता है, तो वो लाइफ को सेकेंड फेज में प्लानिंग करते हैं कि अभी मुझे और पढ़ना, थोड़ा सा और पढ़ना, और पढ़ करके इससे भी बढ़िया यहाँ तक पहुँच जाते हैं, आईएम कर जाते हैं, आईएएस बनना होता है, आईएएस ऑफिसर बनना होता है, जेआरई करते हैं लोग, टोफल करते हैं, बाहर के दूसरे कंट्री में यूएस में चले जाते हैं जैसे हायर स्टडी के लिए। सो ये जब आगे बढ़ेंगे तो ये अब फाइनली ये 2 स्टेप्स का प्रोडक्ट, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं आफ्टर 2 स्टेप। सो ये प्रोडक्ट और ज़्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ सीखिए, यहाँ आपको सीखना है स्टूडेंट, आपको जानना है। देखिए ऐसा ये प्रोडक्ट बन गया, देखिए आपको यहाँ सीखना है। फर्स्ट स्टेप बोलते हैं ना, आपके केमिस्ट्री भी वही होता है, जो आपके लाइफ का पूरा एक पैटर्न चल रहा है, वही केमिस्ट्री भी होता है। आप अगर यहां से फर्स्ट स्टेप बोलते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप, लाइफ का फर्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप, जो आईटी तक जाना, एम्स तक जाना, बहुत टफ होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, एकदम स्लो स्टेप है, हार्ड वर्क, वेरी हार्ड वर्क, वेरी हार्ड वर्क। ये स्टेप, जो पहला स्टेप ब्रेक करना ना, बहुत टफ है, इसी में आपको एनर्जी लगेगा। और एक बार आईटी तक पहुंच गए एंड आप इंटरमीडिएट बन गए, और फिर आपने प्लान किया कि अब मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, या मुझे जस्ट आईएम में जाना है, और ये लाइफ का आप जब सेकंड स्टेप चलेंगे, और सेकंड स्टेप दोबारा जब एनर्जी लगाएंगे, दोबारा सोचेंगे, फिर से थोड़ा मेहनत करके आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, आईएम में चले जाते हैं, मैनेजमेंट कर लेते हैं, जीआरई करके चले जाएंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटी में हायर स्टडी करेंगे, वो एकदम फास्ट स्टेप होता है, स्लो एक्टिवेशन है। फर्स्ट टाइम जो ब्रेक करना, फर्स्ट टाइम आईटी क्रैक करना बहुत टफ होता है, और एक बार जब आप क्रैक कर लिए, देन लाइफ का दूसरा फेज जब स्टार्ट करेंगे कि मुझे आईएम में जाना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, तो ये स्टेप बोलते हैं, ये सेकंड स्टेप आपके लिए फास्ट हो जाएगा, बहुत इजी वे में क्रैक कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है ये फर्स्ट, और यही केमिस्ट्री भी होता है। कई लोग प्लान करते हैं कि बस मुझे आईटी तक जाना है, जॉब करना। कई लोग जस्ट प्लान करते हैं कि हाँ मुझे 2 स्टेप में जाना है, मेरा एज ही बहुत कम है, इतना कम एज है कि मैं आईटी तक जाऊंगा, आईटी जाने के बाद फिर मैं मैनेजमेंट करूंगा या आईएएस ऑफिसर बनूंगा एंड देन प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो जो आपका सेकेंड स्टेप का जो प्लानिंग रहेगा, वेरी फास्ट, तुरंत कंप्लीट कर लीजिएगा, तुरंत कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप केमिस्ट्री बोलता है कि ये स्टेप जो देख रहे हैं, ये स्टेप स्लो स्टेप। सो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, प्रोडक्ट नीचे गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में एक्सेस एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी, आप अभी इसी फेज में, आप यहां से यहां तक जाएंगे, ये फेज जाने के लिए बहुत हाई एनर्जी, एक्सेस एनर्जी। जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद लाइफ का जो सेकंड प्लानिंग करेंगे, वेरी इजी, आपको इतना एनर्जी देने की जरूरत नहीं, यहाँ इतना हार्ड वर्क नहीं करना है, वो आपका ब्रेन इतना क्रिएटिव, इतना फास्ट, इतना डेवलप हो जाएगा कि आप तुरंत जब सेकंड स्टेप प्लान करेंगे, एकदम ये छोटा लगेगा आपको, तुरंत आप कंप्लीट कर जाएंगे। सो ये सब केमिस्ट्री भी है, आपको पढ़ना भी है। ये लाइफ का जो हुआ फर्स्ट स्टेप, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ये फर्स्ट स्टेप जो होगा वो स्लो, काफी स्लो स्टेप। और जब आप सेकंड स्टेप पढ़ेंगे, ये जो आप सेकंड स्टेप
ये स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप जो है वो फास्ट, ये आरडीएस है। सॉरी, सेकेंड स्टेप तो फास्ट हुआ, स्लो स्टेप आरडीएस होता है, स्लो स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप। सो आप नोट करेंगे यहाँ फर्स्ट स्टेप है स्लो स्टेप, हाई एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, देन यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेंगे, फिर आप आईएम का प्लानिंग करेंगे, तो ये स्टेप फास्ट होगा, एंड देन फाइनल प्रोडक्ट। सो फाइनल प्रोडक्ट जो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ये रिएक्शन कहलाता है टू स्टेप्स मैकेनिज्म, टू स्टेप्स का मैकेनिज्म है, फर्स्ट स्टेप एंड देन सेकेंड स्टेप, फाइनल प्रोडक्ट। सो प्लीज नोट करेंगे आप। सो ये है टू स्टेप्स मैकेनिज्म। ये डेल्टा एच हो गया, प्रोडक्ट है पी, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट, ये यहां पे टीएस बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। ये जरूर लिखेंगे, यहां पे इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। ये हो गया, ये स्टेप देखिए काफी बड़ा स्टेप है, स्लो 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 ऐसा। ये स्टेप देख रहे हैं कितना फास्ट स्टेप, फास्ट स्टेप। तो आपका अभी जो पोजीशन है रिएक्टेंट है, हार्ड वर्क, मैंने आपको बोला कि यहां तक जो आप पढ़े हैं, अभी आप 0 से 10th क्लास तक जितना पढ़े हैं साइंस को, उसके डबल साइंस आपको पढ़ना है यहां तक जाने के लिए, आईटी तक जाने के लिए, यहां तक जाने के लिए आपका 11th क्लास और 12th क्लास एंड 12th क्लास, ये आपका उससे डबल से भी ज्यादा, और आपको भी वर्क बहुत करना है। एवरेज स्टडी इज 12 आवर, सेल्फ स्टडी, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। देन आप यहां चले जाएंगे, एक बार यहां पहुंच गए उसके बाद तो लाइफ का प्लानिंग एकदम इजी हो जाता है। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ से जॉब भी ले सकते हैं, फर्स्ट स्टेप, एक ही स्टेप में, या फिर आपका एज इतना कम ही रहता है कि आप लोग जॉब लेता ही नहीं, लेता भी है लोग, तो हम लोग देखते हैं कि 1 ईयर 2 ईयर सिर्फ बैंक बैलेंस के लिए, कि बैंक में पैसा आ जाए, और देन पैसा जब आ जाता है तो देन सेकंड प्लानिंग फट से कर लेते हैं कि जस्ट मैनेजमेंट स्कूल में चले जाएंगे, या आईएएस का तैयारी करेंगे, आईआरएस के लिए प्लानिंग करते हैं, आईईएस के लिए, इंजीनियरिंग सर्विस के लिए स्टार्ट करते हैं स्टडी, या फिर आप जेआरई करके बाहर की यूनिवर्सिटी में टॉफेल जेआरई के थ्रू वो जस्ट इंडिया से बाहर चले जाते हैं हायर स्टडी के लिए। सो ये जो है प्रोडक्ट 2 स्टेप्स में मोस्ट स्टेबल, 2 स्टेप 3 स्टेप, और ये काइनेटिक है, यही सीखना भी है, ये भी केमिस्ट्री में रिएक्शन, ऑर्गेनिक का रिएक्शन अगर आपको याद होगा तो ये SN2 मैकेनिज्म इसको बोलते हैं, SN1 बोलते हैं, SN1 और E1, वो ऑर्गेनिक में डिस्कस कर दूंगा मैं। 5 पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट। आप सीखते रहेंगे, बहुत सारे पॉइंट सीखते रहिए, ये सब आपके लाइफ से रिलेटेड है और यही केमिस्ट्री है। सो 6 पॉइंट, मैं ग्राफ बनाऊंगा, मैं आपसे कई चीजें पूछूंगा, आप बताइएगा उसमें। सो नेक्स्ट मैं ग्राफ आपके लिए प्लॉट कर रहा हूं, आप मुझे बताएंगे जो मैं टर्म आपसे पूछूंगा। चलिए, जो टर्म मैं पूछ रहा हूं आपसे वो आप मुझे बताते रहिए। ओके, फर्स्ट टर्म आप मुझे बताइए कि ये कितने स्टेप का रिएक्शन है, ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है कितने स्टेप में, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप,
करेक्ट आंसर 3 स्टेप रिएक्शन। ओके, सो ये है फर्स्ट स्टेप। आप देखेंगे यहां से फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, ये रिएक्शन फर्स्ट स्टेप है। ये स्टेप यहां से जाइएगा सेकंड स्टेप, और E to F जाइएगा, ये थर्ड स्टेप। फर्स्ट लाइन 3 स्टेप रिएक्शन। नेक्स्ट मुझे बताइए कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। प्रोडक्ट नीचे है, प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नीचे है, सो एक्सोथर्मिक। ठीक है, मुझे बताइए रिएक्टेंट कहां है, मुझे ये बताइए रिएक्टेंट कहां है। पोजीशन बोलिए ए, ये रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कहां है जी, छोटा छोटा एकदम छोटा आता है क्वेश्चन, प्रोडक्ट जी। हो गया। मुझे आप बताएंगे इंटरमीडिएट कहां है, इंटरमीडिएट कहां कहां पे है। इंटरमीडिएट मुझे चाहिए, इंटरमीडिएट कहां कहां है। सो मैंने आपको समझाया था कि इंटरमीडिएट, देखिए इंटरमीडिएट ये कहलाएगा, ये बीच में रुका हुआ है, रेस्ट करने बैठा हुआ है। फिर सी और ई, सी ई, ये इंटरमीडिएट हो गया। सी करिएगा एंड ई करिएगा, सी एंड ई। ठीक है, आप मुझे इन सी और ई में आप मुझे ये बताएंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट का। सो आप मुझे बताएं कि इंटरमीडिएट में कौन इंटरमीडिएट मोर स्टेबल, सी और ई। सी ई में कौन सा मोस्ट स्टेबल, ई। लो एनर्जी आप देखेंगे, लो, इसका देखिए सी है और ई है। आप अगर ड्राइंग करेंगे वो आप चेक करेंगे एनर्जी का लाइन, तो ये ई नीचे, ई नीचे, और लो एनर्जी मोस्ट स्टेबल, सो ई। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट मुझे चाहिए कि आप इस फिगर को देखेंगे और बताएंगे कि ट्रांजिशन स्टेट कहां है। ट्रांजिशन स्टेट, ये जो ट्रांजिशन स्टेट और टीएस ट्रांजिशन स्टेट है वो कहां पे है। सो ट्रांजिशन स्टेट देखिए टॉप बी है और क्या है, डी है और क्या है, एफ है। तो बी डी एफ, सो बी कॉमा डी कॉमा एफ, ये है ट्रांजिशन स्टेट। करेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी आप बताइए। बी डी ई मोस्ट स्टेबल, सॉरी बी डी एफ, बी डी एफ मोस्ट स्टेबल, एफ लो एनर्जी, एफ डी बी। ठीक है, ग्राफ देखिए तो मुझे ग्राफ देखिए बताइए कि स्लो स्टेप, इस रिएक्शन का जो स्लो स्टेप कौन सा है। स्लो स्टेप कौन सा है, कौन सा रिएक्शन स्लो है, स्लो स्टेप। तो देखिए ये ए से बी जाना बहुत टफ है, एकदम बड़ा सा रूट है, बड़ा रूट ए टू बी, स्लो स्टेप ए टू बी। और स्लो स्टेप हमेशा साइंस में आरडीएस होता है, रेट डिटरमाइन स्टेप। रिएक्शन को देख के बताइए मुझे फास्ट स्टेप कौन है, कौन सा स्टेप जो है फास्ट स्टेप है, फास्ट स्टेप। जल्दी बताएंगे आप, फास्ट स्टेप कौन सा है, कौन सा स्टेप फास्ट स्टेप है। सो ए टू बी, ऐसे बताना है, ए टू बी कि सी टू डी, ई टू एफ। जल्दी एकदम जल्दी पहुंच जाएगा, कौन सा स्टेप, ई टू एफ, फास्ट स्टेप। देख रहे हैं यहां इसमें जाना बहुत टफ है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसी में लगता है। सेकेंड स्टेप आसान, थर्ड स्टेप वेरी इजी, तब आसान, फास्ट स्टेप। सो ई टू एफ। सो ग्राफ को देख करके ऐसे क्वेश्चन आता है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है बट एकदम आसान, जनरल नॉलेज जैसा आपका ऑर्गेनिक में भी पढ़ना है, यहां भी पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ना है।
सो ये हो गया मेरा 3 स्टेप्स को पहचानना, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक है उसको पहचानिए। फिर से करिए। मिटाऊं मैं इसको? नेक्स्ट, ऐसे बनेगी। यहाँ टाइम कर सकते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे एनर्जी है। ऐसे लिखा रहता है ए बी सी डी ई, ऐसे लिखा रहेगा। बोलिए जल्दी जल्दी बोलते रहिए, छोटा सा स्टेप लीजिए। बोलिए कितने स्टेप रिएक्शन, कितने स्टेप का रिएक्शन? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 2 स्टेप, कैसा रिएक्शन, कैसा रिएक्शन हुआ, कैसा रिएक्शन? प्रोडक्ट नीचे है, रिएक्टेंट से नीचे है। सो 2 स्टेप्स एक्सोथर्मिक। बोलते ये ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट कहाँ ट्रांजिशन स्टेट? एक बी पे और डी पे, बी और डी ट्रांजिशन स्टेट हो। स्टेबिलिटी, सो ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी। बोली बी और डी, बी और डी में मोर स्टेबल डी। बहुत छोटा है, मैं बताया कि बहुत ज्यादा इजी है। इंटरमीडिएट ए बी सी डी ई में इंटरमीडिएट सी। इंटरमीडिएट सी। बताइए ये वाला स्टेप, अगर आप यहां से यहां जा रहे हैं, ये स्टेप जा रहे हैं, ये स्टेप अगर ऐसे जाएंगे, ये स्टेप कैसा है? फास्ट स्टेप कि स्लो स्टेप? स्लो। देख रहे हैं एकदम काफी दूर जाना है ये, तो ये है स्लो, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप को हम लोग बोलते हैं आरडीएस, रेट डिटरमाइन स्टेप। लोग पढ़ चुके हैं कई बार। यहां से सी टू डी जाएंगे, सी टू डी ये स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप, ये फास्ट, सी टू डी जाइएगा फास्ट स्टेप। सो 2 स्टेप रिएक्शन जानना था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है 1 स्टेप करते हैं, 3 स्टेप हो गया, 1 स्टेप कंप्लीट करते हैं। सो 1 स्टेप रिएक्शन नेक्स्ट। सो 7 एंड देन नेक्स्ट पॉइंट 8। 1 स्टेप के लिए भी आप कर लीजिए। नेक्स्ट, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट या आप टाइम लिख सकते हैं और इस साइड आप एनर्जी पढ़ना आपको। सो मैंने आपको डिस्कस किया कि अगर आप ऐसे ग्राफ इसमें आप प्लॉट कर रहे हैं, इस तरह से ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हैं ऐसे। सो ये है 1 स्टेप, इसको आप बोलेंगे 1 स्टेप। ये है 1 स्टेप, ओनली 1 स्टेप। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये इसमें प्रोडक्ट जो है वो नीचे जा रहा है, ये है प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया और ये रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट जो है वो नीचे है, रिएक्टेंट से मोस्ट स्टेबल है। सो 1 स्टेप एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मुझे इसमें एनर्जी का 1-2 टर्म आपको डिस्कस करना था। जैसे आप समझिए यहाँ पे ये जो आप पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये R फॉर रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये जो आप पढ़ते हैं
मान लीजिए यहाँ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का ये लेवल है, और यहाँ जो आप पढ़ेंगे ये, इसको आप बोलेंगे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का एनर्जी। ये जो गैप आया, इस गैप को आप बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच या डेल्टा एच नॉट भी लिखा रहता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये जो ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट, ये हम लोग का साइंस का हुआ एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर आप सेंटर से, ये ओ से लेकर के यहाँ तक पढ़ेंगे, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, सो एकदम नीचे से आप लेंगे, यहाँ से एकदम इस जगह से, सो यहाँ जो आप बनाएंगे, ये एक पॉइंट में यहाँ कर देता हूँ। सो इसको बोलते हैं ETH, ETH सारे नेम आप जानते थे, एक नया नाम आप देख रहे हैं, ETH इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ETH आप लिख सकते हैं। रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये डेल्टा एच, दोनों का एनर्जी गैप हुआ। और ETH एक नया आ रहा है टर्म, मैं डिफिनेशन कर दूंगा, मैं लास्ट में डिफिनेशन इसी ग्राफ में ही कंप्लीट कर दूंगा। 8 पॉइंट है, अभी 20 तक करना है आपको, सो लास्ट में मैं लिख दूंगा थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या आप बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। सो ये ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट जो ऊपर टॉप पे बना हुआ उसका एनर्जी हुआ। सो ये एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। सो आपने एक्सोथर्मिक का 1 स्टेप, 2 स्टेप्स, 3 स्टेप्स, मीनिंग कैसा है, किसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, कितना वर्क करना है, बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्टिवेट करने में लगता है, देन आप मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसी का उल्टा एंडोथर्मिक करिए तो नेक्स्ट 9, अगर आप एंडोथर्मिक बना रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, सो प्लान कर लीजिए कोई भी एंडोथर्मिक। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, मान लीजिए आप यही रिएक्टेंट कर लीजिए और यहाँ पे आप प्रोडक्ट बना लीजिए और यहाँ पे माइनस डेल्टा एच, एंडोथर्मिक के लिए माइनस डेल्टा एच रहेगा। सो आप जब प्लानिंग करते हैं तो आप जानते हैं कि ये है टाइम हुआ और ये एनर्जी हुआ, यहाँ पे एनर्जी हुआ। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस टाइप का, ऐसे ग्राफ प्लॉट करना है, यहाँ बनाइएगा और ऐसे, और ये। तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। और यहाँ आप बनाएंगे कि ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट आप सीखे हुए हैं, और ये गैप को डेल्टा एच बोलेंगे। ये भी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा, यहाँ से यहाँ का एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा। ये है एक्टिवेशन एनर्जी। सो ये प्रोडक्ट जो होगा वो लेस स्टेबल, ये प्रोडक्ट जो है वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट है, लेस स्टेबल, ये प्रोडक्ट लेस स्टेबल प्रोडक्ट हो, लेस स्टेबल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लेस स्टेबल। लेस स्टेबल प्रोडक्ट। सो है एंडोथर्मिक ग्राफ के लिए। और वैसे ही रिलेट कर लीजिए, वैसे रिलेट कर सकते हैं आप रिलेट करके दिखा दीजिए ऐसे, जैसे आप ऐसे जानते हैं, मान लीजिए आप उसको आप रिलेट कर लीजिए। ऐसे। सो ये है एनर्जी, ये एनर्जी ग्राफ है, और ये आप टाइम, जस्ट टाइम है। सो मैंने आपको बताया कि आपका जो स्टेज है, आपका फेज यहाँ है एज ए रिएक्टेंट, एज ए रिएक्टेंट आप इस जगह पे, आप एज ए स्टूडेंट आप यहाँ पे रिएक्टेंट है। जैसे उसको रिलेट करिए, और आप बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा, बोलते हैं कि बहुत एक्सेस एफर्ट लगाना होता है, तब जाके आपका लाइफ जो है मोस्ट स्टेबल फेज, यहाँ से आपको आपका लो एनर्जी द मोस्ट स्टेबल एज ए रिएक्टेंट, आप रिएक्टेंट हैं। और जब बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये हम लोग जानते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो अभी आप वर्क करते हैं, जो अभी घर पे पढ़ रहे हैं, आप बैठ के स्टडी करते हैं, तो ये स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा
12-12 घंटे का। अभी का टाइम तो 15-15 घंटे लगता है। अब तो एग्ज़ाम का डेट आ गया है मेडिकल स्टूडेंट के लिए, आईटी मेन का स्टूडेंट के लिए और एडवांस वाले बच्चों के लिए भी। तो अभी का जो टाइम है वो बोल देंगे अभी आप 15 घंटे आप पढ़। तो खूब एफर्ट करना है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना है, देन तब जाके आप आईटी तक पहुंच पाएंगे या आपका एम्स तक का जो आपका प्लानिंग है वहाँ पहुंचेंगे। एंड उसके बाद जब आप यहाँ पे आप आफ्टर 4 ईयर आप प्रोडक्ट बनेंगे तो ये जो प्रोडक्ट आपका रहेगा मोस्ट स्टेबल, ये फेज जो हुआ आपके लाइफ का मोस्ट स्टेबल। सो ये मोस्ट स्टेबल, लो एनर्जी और एक्सेस एनर्जी यहाँ बोलते हैं कि रिलीज करता है, ये एक्सेस एनर्जी रिलीज करेगा, मनी रिलीज करेगा। एनर्जी में सब मनी, वो मनी रिलीज करेगा, मनी जो है रिलीज करेगा और बहुत ज़्यादा आप स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, बट सभी स्टूडेंट जैसे हैं, अगर आप ऐसा फॉलो कर रहे हैं और ये टाइम का ग्राफ है, टाइम के साथ ये होगा, ये आपके लाइफ का 4 to 5 ईयर का ये टाइम है। अभी जो बैठे हुए हैं आप जस्ट इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट यहाँ बनेंगे, देन आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर आप मोस्ट स्टेबल फेज जहाँ एनर्जी रिलीज करेगा। बट सम स्टूडेंट जैसे हैं, कई स्टूडेंट हैं अभी यहाँ पे बट नहीं पढ़ते, एकदम नहीं पढ़ते, बहुत कम 1 घंटे पढ़ लिए, 2 घंटे पढ़ लिए, सोचते हैं कि वो उससे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे। नो, अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, बहुत लो एक्टिवेशन एनर्जी, 1 घंटे 2 घंटे वाले स्टूडेंट है, तो आपका लाइफ ध्यान रखिएगा, आपका लाइफ लेस स्टेबल होगा। वो आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ के आप इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेंगे, आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, आपका लाइफ लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होगा। और एनी टाइम आप जो है एनर्जी जो है वो डेल्टा एच एब्जॉर्ब, मतलब आप फुल लाइफ पेरेंट डिपेंडेंट रहेंगे, किसी न किसी से पैसे मांगते रहेंगे। लेस स्टेबल में एनर्जी एब्जॉर्ब, ये मनी एब्जॉर्ब करते रहेंगे, पेरेंट से पैसा मांगते रहेंगे और पूरी लाइफ उनका जस्ट डिपेंडेंसी के ऊपर चलेगा, किसी न किसी से पैसा मांगना, डिपेंडेंट रहते हैं वो। ये है, ये एक्सोथर्मिक, यहाँ एनर्जी रिलीज करेगा, ये पेरेंट को हेल्प करते हैं लोग, पैसे यहाँ मनी रिलीज करेगा, जस्ट पेरेंट को भी लोग पैसा शेयर करते हैं, देते हैं। और यहाँ पे होता है कि ये लोग जो है एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक जस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब, लेस स्टेबल होते हैं, हमेशा ये डिपेंडेंट रहेंगे, जैसे मनी हमेशा मांगते रहेंगे किसी न किसी से। सो ये लोग जो हैं वो लेस स्टेबल है। सो आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जो भी काइनेटिक पढ़ रहे हैं वो सिर्फ अपने से रिलेट करिए, आप अपने से रिलेट करिएगा। यहाँ लो एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी लो, लेस वर्क, आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपका लाइफ का जो ग्राफ होगा ऐसे, ये ग्राफ है टाइम के फ्रेम में, यहाँ पे टाइम है। सो ये जो टाइम हुआ आपका 4 to 5 ईयर, और ये 4 to 5 ईयर हार्ड वर्क, एक्सेस वर्क करना पड़ता है। अगर आपको एक्सोथर्मिक में जाना है, ये रिएक्शन मोस्ट स्टेबल बनना है, एक्सेस वर्क, खूब वर्क करना पड़ता है। 12 घंटे 15 घंटे एवरेज स्टडी, 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे 2 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, वो आपका ग्राफ ऐसे रहेगा, इस टाइप का रहेगा। अभी जो स्टेबल है उससे भी लेस स्टेबिलिटी हो जाएगा, अभी जो आपका जो लाइफ अभी चल रहा है उससे भी खराब, उससे भी पुअर कंडीशन चला जाएगा। ये लेस स्टेबल फेज बोलते हैं, ये मोस्ट स्टेबल, ये अभी जो आपका लाइफ है उससे बेटर लाइफ। अभी आप साइकिल से आते हैं तो आगे चल के आप जस्ट आपके पास कार रहेगा, फ्लाइट से ट्रेवल करिएगा, आपका घर रहेगा, स्टेबिलिटी हाई रहेगा, पेरेंट को आप हेल्प करेंगे, पेरेंट आपको लाइक करते हैं। यहाँ जो होता है डिसलाइकेबल हो जाता है। ये लेस स्टेबल जो अभी फेज है, अभी पेरेंट पैसे देते हैं आपको रहने के लिए पटना में, वो भी बंद हो जाएगा धीरे धीरे, और पेरेंट से आप जस्ट डिपेंडेंस, आप हेल्प नहीं करेंगे, आप उनसे पैसे लेते रहेंगे। सो ये है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, जस्ट जो हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं वही पूरा लाइफ होता है, सेम चीज होता है। सो आप यहाँ पे लिख लें, ये ग्राफ जो देख रहे हैं एक्सोथर्मिक, और ये ग्राफ है एंडोथर्मिक। कितने पॉइंट हुआ? 9 पॉइंट हुआ। 1 पॉइंट और करते हैं, 2 लेक्चर आज करना पड़ेगा मुझे। 20 पॉइंट है, 20 क्वेश्चन है, बहुत सारे एम्स का क्वेश्चन भी है यहाँ पे आपको। सो ये मैंने ग्राफ आपको डिस्कस कर दिया, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक ग्राफ ऐसे कर लीजिए, ये भी हर एग्जाम में आया हुआ, ये भी ग्राफ देख लीजिए।
मान लीजिए कभी ग्राफ ऐसे आ जाता है, इस टाइप से ग्राफ आएगा, ऐसे ग्राफ आता है, पूछा हुआ है, ये भी मेडिकल में भी आ चुका है, सो कई एग्जाम में पूछा भी हुआ है ऐसे ग्राफ से, या आप थ्योरी दे करके भी पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाएगा। मान लीजिए ग्राफ ऐसे हुआ, अगर ग्राफ इस टाइप का हुआ ऐसे, सो रिटर्न प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो, ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट। अगर ऐसा ग्राफ हो, इस टाइप का अगर फेज हुआ तो इस फेज में लग पूछा जाता है इस फेज में क्या हो। ये भी, इसमें भी एक्टिवेशन एनर्जी है, ये आप बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, और पूछा गया हर पेपर में पूछा हो, आप रिलेट करिए, आप अपने से रिलेट कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक ही लाइन पे, दोनों एक ही लाइन पे रह गया, तो एक ही लाइन पे रहा तो यहाँ हम लोग बोलेंगे, इसमें पूछा जाता है इस रिएक्शन में क्या क्या चीज जीरो आ रहा है, तो वो पता चल जाएगा आपको, साफ दिखेगा वो, आप ऑप्शन देखेंगे तो डेल्टा एच जीरो, नो हीट गेन, नो हीट लॉस। यहाँ डेल्टा एच देखिए, डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा एच निगेटिव हुआ, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, और ये ऐसा केस है जहाँ पे एनर्जी जो हो गया वो डेल्टा एच जीरो, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक ही लेवल पे। जैसे इसको समझने के लिए आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये तो एक तो बेस्ट स्टूडेंट है, हार्ड वर्क करना है, एक्सेस वर्क करना, हार्ड वर्क, सिंपल है, बहुत ज़्यादा आपको 12-12, 15-15 घंटे पढ़ना है, एंड देन आप मोस्ट स्टेबल बनेंगे, बिग डॉक्टर, बिग इंजीनियर, बेस्ट आप बनेंगे, सोसाइटी में सबसे अच्छा करेंगे। सो ये आपका हुआ ग्राफ। नेक्स्ट है एंडोथर्मी का। अगर आप जस्ट 2 घंटे 3 घंटे आप पढ़ रहे हैं, 1-2-3 घंटे वाले लोग होते हैं, ये लेस स्टेबल कर तो रहे हैं एफर्ट, बट लेस स्टेबल, उनको गेन नहीं होगा, वो लेस स्टेबल लेस रहेंगे। कुछ लोग हैं ऐसे, इस टाइप का ग्राफ है कि जैसे है कि कई लोग प्लान कर लेते हैं क्लास में ही प्लान करते हैं कि मुझे तो सिर्फ स्कूल पास करना है, बस ऐसे पास करते हैं कि स्कूल पास करना है, किस तरह 12 पास कर जाए, फिर मुझे आईटी में नहीं जाना है, आईटी मेन में नहीं जाना है, मुझे तो सीधे पैसा उठाना है, जाके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना। बहुत सारा इंजीनियरिंग कॉलेज भरा पड़ा हुआ है इंडिया में, तो कई लोग प्लान कर लेता है कि प्लान किया कि हाँ बस मुझे डोनेशन देना है, डोनेशन लेकर के जाकर के देखे कि कोई भी बहुत सारा बैंगलोर, चेन्नई, यूपी में भरा पड़ा हुआ है, तो नोएडा में ढेर सारा कॉलेज है, ठीक है। कई बार क्लास में मैं बताते रहता हूँ कि मेरे ऑफिस में कितने लोग आते हैं, चेन्नई से आते हैं, बैंगलोर से आते हैं, और वो गाजियाबाद से, नोएडा से बहुत सारा लोग आता है। पूरा मार्च का महीना में भरा रहा था ऑफिस में मुझसे मिलने के लिए। मैं तो मिलता नहीं हूँ, बट ऑफिस में जो स्टाफ है उनसे मिलता है लोग, मेरा नंबर मांगता है, मुझसे मिलने की कोशिश करता है लोग। तो बस 1-2 बार मीटिंग हुआ उन लोग से, 1-2 बार ऐसे मैं पूछा किस लिए मिलना है आपको मुझसे, ठीक है। मैं तो ऐसे बिजी रहता हूँ, दिन भर क्लासेस रहता है, 10 मिनट टाइम दिया और मिलने के लिए बोला ठीक है आप शाम को मिलिए। मैं मीटिंग हुआ तो मैं पूछा किस लिए मिलना आपको, तो सीधा ऑफर देता हूँ, लोग ऑफर देते हैं कि आप जो है अपने स्टूडेंट को जस्ट मेरे कॉलेज के बारे में बताइए, मेरे कॉलेज के बारे में बता करके वहाँ अगर एडमिशन करा लेते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट को आप एडमिशन कराते हैं कॉलेज के अंदर, जो आप फी जमा करोगे वहाँ पे, फर्स्ट ईयर का जो फी है, आप मान लो फर्स्ट ईयर में 2 लाख रुपये जमा करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो सारा पैसा मेरे अकाउंट में चला आएगा। ऑफर देता है लोग, ऑफर देता है कि आप जस्ट 4th ईयर 4 साल का जो फर्स्ट ईयर का फी रहेगा, पूरा फी आपको हम दे देंगे अगर बच्चे को हमारे यहाँ भेज रहे हैं। हम लोग मना करते हैं, हम लोग ऑफिस में सीधे मना करते हैं। कभी आज तक क्लास में मैंने नहीं बोला होगा कि किसी कॉलेज में जाओ या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो, कभी भी नहीं, कभी नहीं हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कई लोग पेरेंट आते भी हैं रिजल्ट के बाद, आईटी मेन में बहुत खराब स्कोर आया, पूछते हैं कि बताइए कोई कॉलेज, कोई प्राइवेट कॉलेज में बता दिए, हम लोग मना कर देते, नो, कभी नहीं बताते। बोलते हैं कि हाँ आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना है, तो मैं क्लास में कई बार बता चुका हूँ कि बच्चों को बोलते हैं कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में लेना है एडमिशन, आप कॉलेज में चले जाओ, कॉलेज के हॉस्टल में चले जाओ, हॉस्टल में जो 3rd ईयर वाले स्टूडेंट होंगे उनसे पूछो कॉलेज के बारे में कि कॉलेज कैसा है, ठीक है। वो सही बता देंगे आपको। आई वर्स्ट है से पूछेगा तो मैं तो जानता हूँ, मैं सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जानता हूँ, प्राइवेट कॉलेज द वर्स्ट एंड वर्स्ट कॉलेज, सिर्फ बिजनेस है, मनी मेकिंग का बिजनेस है, कुछ स्टडी नहीं होता है। जैसे 3rd ईयर से मैंने पूछा कि 3rd ईयर वालों से पूछिएगा ना कैसा कॉलेज है, वो बता देते।
फर्स्ट ईयर वाले को तो समझ में नहीं आता। फर्स्ट ईयर वाले तो लोग बस हैप्पी में रहता है एकदम खूब, क्या मैं तो इंजीनियर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, वो एकदम ड्रीम सपना देखते रहता है। तो क्या मैं तो कॉलेज में चला गया, अब तो मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। सेकेंड ईयर वाला उसको भी एवरेज थोड़ा मोड़ा पता रहता है। जैसे थर्ड ईयर पास कर जाता है लोग, थर्ड ईयर क्रॉस करने के बाद अब उनके ऊपर प्रेशर शुरू हो जाता है कि अब तो मुझे कॉलेज में 1 साल रहना है, 1 साल के बाद फिर मैं बाहर निकलूंगा तो क्या करूंगा, जॉब तो मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो इतनी लो सैलरी कि आप रेंट निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उनके ऊपर प्रेशर रहता है, उनके ऊपर खूब प्रेशर रहता है, और वो सब कुछ बताएंगे, सही से बताएंगे कॉलेज के बारे में कि हाँ कि कितना वर्स्ट कॉलेज है, कितना पैसा इसने लिया, कितना चीटिंग हुआ है कॉलेज में, कैसे स्टडी होता है, सब कुछ, कितना प्लेसमेंट होता है, सब कुछ वो बता देता है। खैर हम लोग कभी रेफर नहीं करते हैं, आपको कभी भी रेफर नहीं करते हैं, बट सम स्टूडेंट स्टिल हर साल एडमिशन लेते ही हैं, बच्चे जाते ही हैं, प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं। बट प्राइवेट कॉलेज जा रहे हैं तो आपका फ्यूचर बस ऐसा, ये है प्राइवेट कॉलेज का फ्यूचर कि जिस फेज में जैसा अभी आप हैं, जस्ट आफ्टर 4 ईयर आप वहीं रहिएगा। कोई प्लेसमेंट नहीं होता है, कहीं कोई जॉब नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के आते हैं पटना में लोग, पढ़ने के बाद यहाँ पे आकर के यहाँ पे आगे शुरू करते हैं फिर वो लोग बैंकिंग का क्लास करना, एसएससी का क्लास करना, पीओ के लिए क्लास करना, रेलवे का क्लासेस शुरू करते हैं। तो पढ़ना में और सब दोस्त हैं, और सब दोस्त का जिनका आपका बैंकिंग का क्लासेस चलते रहता है वो बताते हैं कि हमारे जो बैच बनता है, अगर 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट में 40 स्टूडेंट बीटेक स्टूडेंट होते हैं जो बैंगलोर से क्लास किए रहते हैं, चेन्नई के स्टूडेंट हैं, गाजियाबाद, नोएडा, एनसीआर जोन में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट आते हैं। तो फिर वही फेज शुरू हो जाएगा, फिर से लाइफ का वही फेज शुरू होगा कि अभी आप क्लास पढ़ रहे हो, 12th क्लास में हो, प्राइवेट कॉलेज में गए, नो गेन नो लॉस, कुछ नहीं होता है, जस्ट वेस्टेज ऑफ द मनी। और फिर से आप आओगे, वही लेवल रहेगा, फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। इस बार इंजीनियरिंग की जगह आप बैंकिंग के लिए पढ़ोगे, एसएससी के लिए लोग पढ़ते हैं, फिर वही लाइफ का वही फेज फिर शुरू हो जाएगा। बेस्ट है आप 4 साल टाइम ना वेस्ट करें, ये जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, ये आपके लाइफ का जो प्रेशियस मोस्ट वैल्यूएबल टाइम जो है वो खत्म, वो 4 साल गया, कुछ कोई गेन कोई लॉस नहीं होता, कुछ फायदा नहीं होगा। फिर आके इसी लाइन पे फिर खड़े हो जाइएगा, फिर से शुरू कर दीजिएगा अपने लाइफ को, और फिर से स्टार्ट करेंगे आप बैंकिंग के लिए, पीओ के लिए। बट फेज तो वही है, आप स्टार्ट करेंगे तो फिर से वही चलना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज, जैसे फर्स्ट स्टेज करेंगे, बैंक के लिए करें, पीओ के लिए करें, आईएएस के लिए करें, आईटी के लिए करें, फिर फर्स्ट स्टेप लाइफ का तो वही आने वाला है कि वेरी हाई एनर्जी। सो ये वेस्टेज ऑफ मनी वेस्टेज है, आपके लाइफ का 4 साल गया, 4 साल गया, कोई फायदा नहीं होता है। सो ये ग्राफ से आप रिलेट करिए कि यहाँ डेल्टा 0 है, ये है बेस्ट ग्राफ, तो यही है कि इसी को आप फॉलो करें, खूब मेहनत करें और अपने लाइफ को स्टेबल बनाएं। नहीं मेहनत कर रहे हैं 1-2 घंटे वाले लोग तो होल लाइफ, पूरा लाइफ भर आप अपना पछताते रहिएगा, फुल्ली लाइफ डिपेंडेंसी में जाएगा आपका, किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, लेस स्टेबल फेज रहेगा, हमेशा मनी एब्जॉर्ब करेंगे, पेरेंट्स से मांगेंगे, चीटिंग करेंगे, ठीक है, लेस स्टेबल फेज में रहेगा। ये है, इस तरह अगर आपने प्लान बनाया है कि मुझे प्राइवेट कॉलेज जाना है तो आप देख लीजिएगा, आपका आफ्टर 4 ईयर आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि 4 साल तो गया ही, 10-20 लाख रुपया भी गया आपका, वो भी पैसा गया, ठीक है, कुछ नो गेन नो लॉस, ना तो ब्रेन में कुछ नया चीजें सीखा आपने, कुछ नहीं होता, जस्ट मनी का वेस्टेज है। और फिर से लोग भरा पड़ा हुआ, आप कोई भी कोचिंग में, यहाँ कोई भी शहर में जाइए, आप बैंकिंग का क्लास में जाके इंटर करिए, आधा स्टूडेंट तो मिल ही जाता है कि बीटेक किया हुआ, जो बाहर जा करके बीटेक कर करके आके फिर से क्लास ज्वाइन करते हैं। उससे बढ़िया है आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, कम से कम पैसा तो नहीं वेस्ट होगा आपका। ग्रेजुएशन का वैल्यू बीटेक के बराबर वैल्यू, वहाँ से ग्रेजुएशन करते हुए भी आप, अगर आपको पीओ ही बनना है, बैंक का ही तैयारी करना है, तो शुरू से ही कर लीजिए आप। ये क्यों आप 4 साल वेस्ट कर रहे हैं और मनी भी वेस्ट कर रहे हैं। सो ये था ग्राफ एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड देन डेल्टा 0, 20 ग्राफ है। एक लेक्चर और मैं रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि मुझे लगा कि एक लेक्चर में हो जाएगा, बट नहीं, 2 लेक्चर मैं करता हूँ, एक हो गया मेरा, एक और मैं कंप्लीट करता हूँ, उसमें मैं क्वेश्चन डालता हूँ, अच्छे क्वेश्चन, और भी कुछ रिजल्ट है वो डिस्कस करता हूँ।